नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, यानी कि जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है भारतीय संविधान में। संविधान का भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आज उसी की चर्चा हम करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक किस किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यह कब से लागू हुए। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो दोस्तों, आपके लिए 3 एक बेहतरीन सलाह है कि नंबर 1 क्या है कि सोचो मत, शुरुआत करो। यानी कि आप अगर कुछ भी सोच रहे हैं तो उसको ज़्यादा समय तक मत सोचो, उसकी शुरुआत कर डालो। ठीक है दोस्तों। सेकंड है, वादा मत करो, किसी से कोई भी वादा मत करो, उसको साबित करके दिखाओ, साबित करो। ठीक है। और तीसरी है, बताओ मत, करके दिखाओ। यानी कि आप किसी को बताओ मत कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको करके दिखाओ कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। तो ये 3 सलाह थी कि सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, उसके साबित करके दिखाओ, बताओ मत, करके दिखाओ। तो ये 3 सलाह थी। चलते हैं आगे, आप मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार को भी जो है ना 6 भागों में बांटा गया है। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है दोस्तों। और स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है अनुच्छेद 29 और 30। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह है आर्टिकल 32 में। ठीक है दोस्तों, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को। क्योंकि अगर आपके किसी का भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी प्रकार राज्य में है, अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, ये एक मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ मौलिक अधिकार याद करने की। आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो इसमें जो समस्त है, सम से तो हो गया समता तथा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और समस्त का स्तर जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और फिर शोध का है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 है। और शोध का है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर है संस्कृति के लिए किए जाते हैं। तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में है। फिर है उपचार किए जाते हैं संस्कृति के लिए। तो उपचार से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 32, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दोस्तों, ये एक ट्रिक थी संविधान को आसानी से याद करने की, कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। इससे आप जो मौलिक अधिकार हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम मौलिक अधिकारों को शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। तो मेरी पिछली वीडियो है वो उसमें है कि संविधान का स्रोत। तो जो भी संविधान में लिया गया है बाहर के देशों से, तो वो सभी है उसमें कि यूएसए से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो आप भी पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। फिर है संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वह संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा जॉन के द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। इन्हीं लिखित अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी लिखित पत्र को मौलिक अधिकारों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा जॉन ने वहाँ के जो नागरिक थे उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे। इन्हीं लिखित अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी लिखित पत्र को मौलिक अधिकारों का जनक भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है, मौलिक अधिकारों का जनक है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो क्या है, कि किस लिए ये मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो नंबर 1 है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है इससे।
सरकार की शक्तियों को परिसीमित करता है, समानता सुनिश्चित करता है कि कोई नीचे तबके से आता है, कोई ऊंचे तबके से आता है, तो उनकी जो समानता है उनको समान अधिकार दिए गए हैं। अभिव्यक्ति एवं रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अभिव्यक्ति यानी कि अगर आपको कुछ भी कहना हो इस सरकार के मतलब विरोध में, जैसे कि सरकार गलत काम कर रही है या कोई भी गलत काम कर रहा है, तो आपको अधिकार है कि आप उस गलत काम के खिलाफ बोल सकते हैं। और रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता यानी कि आप जिस भी धर्म से आते हैं आप अपने धर्म के रिवाज स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। पांचवा क्या है, विधि अनुसार सरकार का गठन करना, यानी कि नियम और कानून के अनुसार सरकार का गठन करना भी मौलिक अधिकारों का एक उद्देश्य है। तो चलते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को आप तो जान लिए गए होगी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य में कौन कौन शामिल है, ये है भारत सरकार और संसद, यानी कार्यपालिका और विधायिका, जो दोनों ही है राज्य में, ठीक है। राज्य सरकार तथा उस राज्य का विधानमंडल, जो राज्य सरकार है, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमारी जो राज्य सरकार है भाजपा सरकार, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो वो सरकार है वो भी एक प्रकार का राज्य है। तथा उस राज्य का विधानमंडल जो हमारी विधानसभा है, यानी कि इसमें भी दो होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। ग्राम पंचायत भी एक राज्य है, नगर पालिका, नगर निगम और अन्य निगम बोर्ड, ठीक है दोस्तों। यानी कि वे सभी व्यक्ति एवं संस्थाएं जो संविधान के तहत स्थापित किए गए हैं उनको राज्य कहा जाता है। तो उन्हीं के लिए जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये राज्य की परिभाषा है। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे है नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 13। तो मौलिक अधिकारों से असंगति, विधियों का शून्य होना या निरस्त होना, ये अनुच्छेद 13 में आता है, ये आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 13 का दूसरा नाम क्या है, वो न्यायिक पुनरावलोकन भी है, यानी कि कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे निरस्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 में ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आगे क्या है, आगे देखते हैं। यदि संसद द्वारा किसी विधि का निर्माण किया जाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उस विधि को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वे मौलिक अधिकारों के असंगत बनी विधियों को निरस्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो वो सुप्रीम कोर्ट के में जा सकते हैं हम इसके खिलाफ, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक हाई कोर्ट में जा सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई यह न्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है। इस सिद्धांत को यूएसए से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये यूएसए से लिए गए हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। इसी में क्या है कि 1971 के 24वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। यानी कि अनुच्छेद 13 में जो भी कार्रवाई की जाएगी, इसमें संशोधन वगैरह, वो अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होंगे, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। इस संविधान से संबंधित मामले, जो आर्टिकल 13 है, इससे संबंधित कुछ मामले हुए थे। वे क्या थे, पहला था गोरखनाथ वर्सेस पंजाब सरकार। सेकंड था केस बनाम भारतीय बनाम केरल राज्य, जो 1973 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूल ढांचे की बात की गई थी तथा इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया था कि संविधान संशोधन को तभी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जब संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों या उसके मूलभूत ढांचे का हनन होता हो। यानी कि जो संविधान संशोधन है उसको तभी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि जब या तो संविधान उन्होंने मौलिक अधिकारों का हनन किया हो वहाँ के नागरिकों को, या उसके जो मौलिक वो संविधान है उसके मूल ढांचे को उस छेड़खानी की हो, उसके साथ उसका हनन किया हो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। तो जो समानता का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ये अब आगे है। तो अनुच्छेद 14 के तहत क्या है, विधि के तहत समानता, ठीक है दोस्तों। तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़रों में एक समान माना गया है। यानी कि जो भारत है हमारा, वो संविधान की नज़रों में उसके लिए सभी भारत के नागरिक वो एक समान है।
इसका एक अपवाद है कि अनुच्छेद 361 के तहत भारत का राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल इस अनुच्छेद 14 से अलग रखे गए हैं। यानी कि सब तो समान है, लेकिन जो राष्ट्रपति जी हैं और राज्यपाल हैं राज्यों के, वे इस अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नहीं आएंगे। लोगों के बीच उनकी प्रकृति, योग्यता, पारिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, शिक्षा, आयु, संपत्ति के आधार पर अगर न्यायालय चाहे तो उनके बीच में विभेद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोगों की प्रकृति के आधार पर, जैसे कि कुछ आदिवासी लोग होते हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए सरकार जो है विशेष कानून बना सकती है। उनकी शिक्षा के लिए सुविधा दे सकती है, उनकी भौगोलिक स्थिति के लिए, उनके विकास के लिए अलग से पैसा दे सकती है, उनकी आयु में छूट कर सकती है। जिस प्रकार आप आरक्षण में देखते हैं वो इसी के तहत है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तो जो आर्टिकल 14 का अपवाद है सी, उसमें क्या है, सांसद जो एमपी होते हैं हमारे एवं विधानमंडल के सदस्य जो एमएलए विधायक होते हैं, उसको भी अनुच्छेद 14 के से अलग रखा हुआ है। ये भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 15। इसमें क्या है, इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 का 3, राज्य महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि आर्टिकल 14 से 18 तक है कि समानता का अधिकार, तो ये उसका जो है ना अपवाद है कि राज्य महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और आर्टिकल जो 15 का 4 है, 15 का 4, वे क्या है कि उसमें राज्य चाहे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो SC ST होते हैं तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी अनुच्छेद में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है कि राज्य चाहे तो वह सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर उन्हें आरक्षण दे सकता है। यानी कि राज्य अगर चाहे तो जो SC ST के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC वगैरह के, उनके जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें प्रवेश पर उन्हें आरक्षण मिल सकता है। यानी कि जनरल कैटेगरी वाले को कोई छूट नहीं मिलेगी, और उसको जो होगा SC ST OBC वाले, इनको विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य चाहे तो, सरकार चाहे तो, संसद अगर चाहे तो नियम कानून ऐसा बना सकती है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। यह है अनुच्छेद 16। इसमें क्या दिया गया है, सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। लोक नियोजन क्या होता है, ये होता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको लोक नियोजन ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं ये होते हैं लोक नियोजन में। तो इसके फिर कुछ अपवाद हैं, यानी कि सरकारी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें अफसर की समानता मिलेगी सभी को। लेकिन इसमें भी जो कुछ अपवाद हैं कि अनुच्छेद 16 का 4 में क्या दिया गया है कि पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण है। यानी कि जो SC ST की सीटें होती हैं वो अलग से रिजर्व की गई हैं कि उसमें जनरल कैटेगरी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसी में एक और है कि पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था 82वां 2000 में, सन 2000 में, उसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य चाहे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक को कम कर सकती है। यानी कि जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक चाहिए वह उसको कम कर सकती है जनरल वाले की अपेक्षा में। यह प्रावधान अनुच्छेद 335 के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो SC ST या OBC वाले रहते हैं इनको कम अंक की आवश्यकता रहती है जनरल वाले की अपेक्षा, तो यह प्रावधान सरकार कर सकती है। तो आगे है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, जिसे अनटचेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये किस लिए है, ये है कि सामाजिक समानता हेतु किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण निषेध है। यानी कि अनटचेबिलिटी जो है छुआछूत, जैसे कि उच्च जाति वाले निम्न जाति वालों से दूर रहते हैं, कि मतलब कि पहले बहुत अधिक होता था, अब तो बहुत कम हो गया है कि उनके छूने से भी उनको दिक्कत हो जाती थी। तो इसीलिए संविधान में देखते हुए, इसी बात को देखते हुए अनुच्छेद 17 में इसको रखा गया है
कि समाज में समानता बनी रहे, किसी भी रूप से छुआछूत का आचरण निषेध है। यानी कि अगर आप छुआछूत से किसी का भेदभाव करते हैं तो आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो आगे है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी उपाधि वगैरह नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या था कि राज्य, सेना या विद्या जो होती है शिक्षा, इसके अतिरिक्त उपाधियाँ नहीं दी जाएगी कोई भी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहले उपाधि दी जाती थी दरोगा वगैरह, ये किसी को भी बोल दिया जाता था, तो ये नहीं दिया जाएगा। और कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति पर ही ले सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर विदेश से किसी को अनुमति प्रदान करनी हो तो वो केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रदान कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 18(1) में क्या है कि राज्य सेवा या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो और 18 का 2 क्या है कि भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। 18 के 3 में क्या दिया गया है? लाभ अथवा विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी नागरिक अथवा विदेशी भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, चाहे वो सरकारी नौकर हो, संसद का MP MLA हो, या कोई वो उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। वो विदेशी जो उपाधियाँ होती हैं वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18, भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दिए जा सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग नाम के आगे नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भारत रत्न मिलता है किसी को, तो वो अपने नाम के आगे इसका उपयोग नहीं करेगा कि भारत रत्न ये, भारत रत्न वो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। हमारे जो है समानता का अधिकार समाप्त हुआ, अब है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है, इस अनुच्छेद में हमें 5 स्वतंत्रता प्राप्त हैं, यह केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद जो 15 था वो भी भारत के नागरिकों के लिए ही था, और अनुच्छेद 19 जो है वो भी भारत के नागरिकों के लिए है। तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, वैधानिक अधिकार जो हो गया है, जो शांत रहने की स्वतंत्रता या जानने की स्वतंत्रता। तो ये जो सारे मौलिक अधिकार हैं स्वतंत्रता के, ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। आगे है अनुच्छेद 19 का 2, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक या बिना शस्त्रों के, यानी कि आपके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है आपके पास। हथियार अगर आपके पास कोई होगा तो आप उसके साथ शांतिपूर्ण सम्मेलन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 13, इसमें क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 4, इसमें क्या है? इसमें है भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र विचरण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का 5, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जो भारत की सीमा है, उसमें आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 का 4 में भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र विचरण करने की स्वतंत्रता, इसके में जो है एक केस था मेनका गांधी बनाम भारत राज्य, वो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि ये केस क्या था। तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे है अनुच्छेद 20, इसमें क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, यानी कि आप दोष सिद्धि से भी संरक्षण प्राप्त है आपको अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण है। किसी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक जो उस पर जो कानून का उल्लंघन नहीं किया हो या दोष सिद्ध न हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहरा सकते आप जब तक यह साबित ना हुआ हो कि वह काम उसने ही किया है, यानी कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो आर्टिकल है 20 का फर्स्ट, कार्योत्तर विधियों पर संरक्षण। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने अपराध करने के समय
लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। यानी कि जब वह अपराध कर रहा था तो उसने कोई कानून का उल्लंघन किया है या नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह अपराधी है भी या नहीं। ठीक है। तो अनुच्छेद 20 का दोहरे दंड से संरक्षण। अब दोहरे दंड से संरक्षण किस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। यानी कोई आपने एक बार कोई चोरी कर ली या आपने किसी का एक बार मर्डर कर दिया तो आपको उस मर्डर की सज़ा केवल एक ही बार मिलेगी, आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो वैसे तो आपको ये कार्य करने नहीं चाहिए, गलत काम होते हैं। ठीक है। तो ये संविधान में इसलिए पढ़ाना पड़ता है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 20 का 3 स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के संरक्षण। यानी कि इसमें क्या है कि किसी अपराधी के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने कोई अपराध किया और उसका आपको कोई गवाह नहीं है तो जो पुलिस है वो आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं कर सकती कि अगर आप कहोगे कि मैंने किया है तो आपका ये मान्य नहीं होगा। इसका नोट है अनुच्छेद 359 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपातकालीन स्थितियों में व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकता है। यानी कि जब आर्टिकल 356 के तहत शासन वो राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाए जाते हैं, 356, 352, 360 के तहत आपातकाल लगते हैं भारत में, तो उन आपातकाल के दौरान आपके कुछ मौलिक अधिकार जो है वो वंचित हो जाएंगे, वो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। यह प्रावधान अनुच्छेद 20 और 21 पर लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 20 और 21 में जो आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है ये हनन इनका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 21, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसी में निजता का अधिकार भी जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें एक अनुच्छेद जुड़ा है 21 का ए। तो ये कब जुड़ा है, ये जुड़ा है 2002 में 86वें संविधान संशोधन से। तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसी के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये जो ना पहले आर्टिकल 45 में था, लेकिन अब इसे जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये आपको ध्यान रखना है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो ये संरक्षण किस प्रकार का है, देखिए अनुच्छेद 22 का फर्स्ट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उसे गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। यानी कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई पुलिस, तो पहले उसे कारण बताएगी कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 का 2, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, यात्रा के समय को छोड़कर। यानी कि आप जब थाने में जाएंगे तो जैसे कि आप थाने में एंट्री करोगे तो तब से आपके 24 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे, और अगले 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22 का 3, इसमें क्या है, उसने अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि आप किसी को गिरफ्तार करके लेकर आए और उसको न्यायालय के सामने पेश करना है, तो वह अपने पसंदीदा जो वकील है, उसका कोई पसंद का वकील है, अच्छा वकील है, तो आप वह उसको परामर्श ले सकता है उससे। ठीक है। तो इससे वंचित नहीं रखा जाएगा। यह अनुच्छेद 22 का 3 में है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से 22 तक वो हुआ समाप्त। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है कि मानव का जो है, मानव का वस्तु के समान क्रय विक्रय नहीं कर सकते। यह एक दंडनीय अपराध है। जैसे कि किसी से हम बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ये दास प्रथा जो है उसके खिलाफ जाता है। सरकार सार्वजनिक प्रायोजन के द्वारा अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। यानी कि जो भी सरकारी नौकर हैं, अगर कोई भी आयोजन होना है स्पेशल तौर पर, तो सरकार आपको वहाँ पर योजना में लगा सकती है उस आयोजन में। लेकिन मानव का जो वस्तु के समान क्रय विक्रय एक दंडनीय अपराध है। बंधुआ मजदूरी भी दंडनीय अपराध है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 24 पर। तो इसमें क्या है, इसमें है बाल श्रम पर प्रतिबंध। तो दोस्तों 14 वर्ष या उससे कम जो आयु के बच्चे हैं
उनसे कारखानों, खाद्यान्न आदि में कार्य नहीं कराया जा सकता। आपने देखा होगा कोई भी प्राइवेट कंपनी होती हैं तो उसके बाहर एक बोर्ड जरूर लगा मिलेगा कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चे प्रतिबंधित हैं, कि यहाँ पर कार्य नहीं कराया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, बाल श्रम क्या होता है, यही होता है, इसी पर प्रतिबंध है कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को कारखानों, खाद्यान्न आदियों में कार्य नहीं कराया जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का घर का होटल है और उसके बच्चे अगर वहाँ पर कुछ भी सर्विस दे रहे हैं तो उससे आप नहीं रोक सकते कि कभी आप कहो कि ये तो बाल श्रम का प्रतिषेध है, निषेध है अनुच्छेद 24 के तहत, तो वह नहीं है, वह उसका घर का है, वह मतलब कोई भी हार्ड वर्क नहीं कराया जाएगा, वह अपने घर का काम कर सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 1930 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का पालन, विकास एवं प्रचार कर सकता है। लेकिन इससे पहले जो है हमें कुछ आर्टिकल जानने का भी मतलब कि उसको जानने की ज़रूरत है। उससे पहले आर्टिकल क्या है, चलते हैं उन पर। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, भारत में किसी भी धर्म को मान्य एवं उसके रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है। यानी आप अगर मुस्लिम धर्म से आते हैं तो आप मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता है आपके पास, या किसी भी हिंदू धर्म से आते हैं तो आप हिंदू धर्म के हिसाब से अपने कार्य करेंगे। अनुच्छेद 26 में क्या है, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की अनुमति, यानी कि आप जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, अपने धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं। जंगम एवं स्थावर, यानी कि जंगम है कैश और स्थावर है जमीन, संपत्ति के अर्जन के लिए स्वामित्व का अधिकार भी है आपको, ठीक है। और आर्टिकल 27 में क्या है, भारत के प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा, यानी कि कोई भी धार्मिक आय होगी तो उसमें कर से मुक्ति होगी, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को धर्म की वृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए कर या दान आदि के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकार किसी भी धर्म या धार्मिक कार्यों पर कर नहीं लगा सकती, लेकिन सेवा के बदले में शुल्क लगा सकती है। यानी कि जो भी जय मंदिर मस्जिद होते हैं इसमें कोई दान वगैरह आते हैं ना, तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन अगर सरकार आपको सर्विस दे रही है उसमें, जैसे कि आप बिजली का कनेक्शन हो गया, मंदिर मस्जिदों में बिजली का कनेक्शन होगा तो सरकार उसका चार्ज लेगी, ठीक है दोस्तों, उससे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद जो है 28 है, इसमें क्या है, इसमें है कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। यानी कि कोई भी जगह की प्राइवेट कॉलेज होते हैं ये किसी भी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। किसी ट्रस्ट को धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है, कोई भी ट्रस्ट वगैरह बने हैं या फिर धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो धार्मिक शिक्षा जैसे कि कोई जैसे हम विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो उसमें जो मुस्लिम धर्म के लोग भी थे, सिख धर्म के लोग भी थे और हिंदू धर्म के लोग भी थे, तो उन पर कोई भी वो बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ऐसा कार्य कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों में शामिल न करें कर इसे अवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। इसलिए अनुच्छेद 31 को संविधान के भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। जो अनुच्छेद 31 था उसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 30 के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है अगर वे चाहे तो अपने जो शिक्षण संस्थान है वे अलग स्थापित कर सकते हैं। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उसके अधिकार निलंबित नहीं करेगा। यानी कि राज्य जो है उसको नहीं रोकेगा कि वह शिक्षण संस्थान क्यों बना रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल, भारत जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी आत्मा कहा जाता है, जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है
कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, और 32 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 32 देख लेते हैं हम, इसमें क्या है। इसमें है कि इस भाग द्वारा, जो अनुच्छेद 32 है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने के लिए उपचार, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। ये रिट कब जारी करता है? जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जो भारतीय नागरिक हैं तो उनके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करेगा। तो देखते हैं कि वह रिट कौन कौन सी हैं। नंबर 1 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्राप्त करना। इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है। जो मैंने पहले भी बताया है कि मतलब कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करके लेकर आते हैं, जो पुलिस है हमारी, तो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड है परमादेश, यानी कि यह किसी भी कर्मचारी, संस्था, विभाग, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाने वाली रिट है। यानी कि जो भी कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट, या कोई संस्था हो, विभाग हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, इसके विरुद्ध जारी की जाती है। इसका अर्थ है कि परमादेश, हम आदेश देते हैं। नंबर 3 है अधिकार परीक्षा। यह रिट उस व्यक्ति के विरोध में जारी की जाती है जिसके विषय में यह शिकायत की जाती है कि उसने अवैध रूप से किसी पद को धारण कर रखा है। यानी कोई व्यक्ति है, उसने अवैध रूप से किसी पद को धारण कर रखा है, तो वह जो सुप्रीम कोर्ट है वह उससे पूछ सकता है कि आपने ये किस अधिकार से पद ग्रहण कर रखा है। तो नंबर 4 है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है? इसमें है कि यह न्यायिक एवं अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चौथी जो रिट है यह न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाता है। यदि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करे, उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है, प्रतिषेध। उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण में है यदि अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर कोई निर्णय कर चुका है तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए रिट जारी की जाती है। ठीक है, उत्प्रेषण में यही है। तो चलते हैं आगे। और इसका अर्थ जो है वो पूर्णतः सूचित करना है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय लेता है तो उस संबंधी कार्यवाही को रद्द करने के लिए रिट जारी हो सकती है। चलते हैं आगे। आगे है अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को रूपांतरण करने की शक्ति संसद के पास होती है। ठीक है दोस्तों। जो भी ये भाग है हमारा मौलिक अधिकारों का भाग 3, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होता है पूरा। ठीक है। अनुच्छेद 34 में क्या है? जब किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो तथा इस विभाग द्वारा दिए गए अधिकारों की पाबंदी हो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 35 नेक्स्ट है। अनुच्छेद 35 इसमें क्या है? इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम, बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आगे दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। मौलिक अधिकार कंप्लीट करा दिए मैंने। इससे किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा।